हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हमने रिटायरमेंट और एडमिशन के केस देखे थे। आज की क्लास में हम करेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है। जिस दिन किसी पार्टनर की डेथ हुई उसी के साथ ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। अब अगर पीछे बचे हुए पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अलग से नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना होगा। अब जब वो अपना नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसमें वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम भी रख सकते हैं जो उनकी पहले थी, या अगर वो चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है, अब देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 42 के हिसाब से अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि डेथ के बाद वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व ही समझा जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो में दो चीजें सामने निकल कर आती है। एक तो कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड में डेथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व समझा जाएगा। और दूसरा, अगर पार्टनर्स उस फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें नए अलग से नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो समझ आया आपको। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब देखो, चाहे डेथ हो या चाहे रिटायरमेंट, दोनों ही केस में पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो दोनों ही केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन इसमें दो बड़े डिफरेंस है। पहला, रिटायरमेंट तो एक वॉलंटरी डिसीजन है, यानी कि इसको हम प्लान भी कर सकते हैं। वहीं डेथ अनएक्सपेक्टेड है तो ये प्लान नहीं की जा सकती। दूसरा, जो भी अमाउंट ड्यू होता है रिटायरमेंट पे रिटायरिंग पार्टनर से, उसकी पेमेंट हम रिटायरिंग पार्टनर खुद को करते हैं। वहीं डेथ के केस में क्या होता है, जो भी अमाउंट ड्यू होता है उसकी पेमेंट हम डिसीज पार्टनर के लीगल हायर या फिर उसके एग्जीक्यूटर को करते हैं। तो यही दो मेजर डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ के बीच। तो चलिए इसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट्स भी सिमिलर ही होंगे, यानी कि जो जो एडजस्टमेंट हमने रिटायरमेंट के केस में सीखे थे वही हम डेथ के केस में भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे जो भी पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनका रीवैल्यूएशन, और साथ में जो भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े हैं बैलेंस शीट में उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी डिसीज पार्टनर का शेयर होगा प्रॉफिट में, यानी कि साल की शुरुआत से जिस दिन डेथ हुई है पार्टनर की उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, उसमें से डिसीज पार्टनर का हिस्सा हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और ये हमने रिटायरमेंट के केस में भी निकालना सीखा था। ठीक है, उसके बाद में सारी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं इन सबको प्लस करने के बाद जो भी टोटल अमाउंट ड्यू होगा वो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे। और उससे अगले स्टेप में जो भी अमाउंट ड्यू हुआ है उसको हम सेटल कर देंगे, यानी कि उसकी पेमेंट कर देंगे डिसीज पार्टनर के लीगल हायर या उसके एग्जीक्यूटर को। तो इस स्टेप में तो डिसीज पार्टनर का अकाउंट सेटल हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब जो भी पार्टनर्स पीछे बचे होंगे वो अगर अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तो उसको वो एडजस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं ये सब हमने रिटायरमेंट के केस में भी करे थे, तो इन सबको हम हल्का हल्का रिवाइज करते जाएंगे और जो भी कुछ नया इसमें आएगा उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और गेनिंग रेशियो निकालनी है जो भी पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी। अब देखो, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका शेयर पीछे बचे हुए पार्टनर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। और ये जो डिसीज पार्टनर का शेयर है वो पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। जो भी उनका पुराना शेयर होगा उसमें जो भी उन्होंने डिसीज्ड पार्टनर से एक्वायर किया है वो प्लस करेंगे तो उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो हमने करा ही था,
न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर करेंगे तो उनका गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ये भी हमने रिटायरमेंट के टाइम पे करा था। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट ले रहा है या चाहे किसी की डेथ हो रही है, तो उसे हमें उसके गुडविल का हिस्सा देना होता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स ने मिलकर ये गुडविल बनाई होती है। तो जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो उसे हमें उसके गुडविल का हिस्सा देना होगा। और ये हिस्सा कौन देगा? ये देंगे पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में। ये जो गेनिंग रेशियो हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट करनी सीखी थी, उसी रेशियो में जो भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा आएगा गुडविल का, वो उसे देंगे। और ये हिस्सा कैसे निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का? ये निकलेगा जो भी टोटल गुडविल होगी फर्म की, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से, तो डिसीज पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा गुडविल का। ठीक है, ये तो आ गया उसका हिस्सा। अब उस हिस्से के लिए उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट गेनिंग रेशियो में टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बन जाएगी एंट्री गुडविल के लिए। अब ये तो हो गया गुडविल, जो डिसीज पार्टनर का हिस्सा था गुडविल का, उसके लिए पेमेंट। ठीक है, अब जो अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसको हमें राइट ऑफ करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और गुडविल का बैलेंस होता है असेट साइड में होती है गुडविल बैलेंस शीट के, उसका बैलेंस होता है डेबिट। उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको करना होगा हमें क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, उनमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेथ से पहले की गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर आ रही है। तो इस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं डेथ और रिटायरमेंट दोनों केस में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। पी, क्यू और आर पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 4:3:1 में। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा? जो भी उसके अकाउंट में प्रॉफिट्स क्रेडिट हुए हैं पिछले 4 साल में, उसका 50% जो होगा वही होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तब। अब क्यू डाइड ऑन 1 अप्रैल 2025। क्यू की डेथ हो जाती है 1 अप्रैल 2025 को। फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस हमें दिए गए हैं लास्ट 4 ईयर्स के। तो 2022 का प्रॉफिट था 1,20,000, 23 का था 60,000, 24 में लॉस हुआ था 20,000 का, और 25 में प्रॉफिट हुआ था 80,000 का। अब हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है और साथ में गुडविल के लिए जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है यानी कि क्यू का हमें गुडविल का शेयर निकालना होगा। और ये कैसे निकालेंगे? इन सभी प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे तो ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है ये फर्म का। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये सारे पार्टनर्स के लिए है। तो इस प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के शेयर से, तो क्यू का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो क्यू का प्रॉफिट आएगा उसका 50% ही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 का प्रॉफिट था 120, 23 का 60,000, इसमें से लॉस माइनस किया 20,000 और 25 का प्रॉफिट ऐड किया 80,000, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 2,40,000। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। अब इसमें से हम क्यू का प्रॉफिट निकालेंगे, तो 2,40,000 इंटू क्यू का शेयर है प्रॉफिट में 3/8, तो इंटू 3/8 किया तो 90,000 आ गया क्यू का प्रॉफिट का शेयर। अब इस 90,000 का जो 50% होगा वही होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो 90,000 इंटू 1/2 45,000 आ गया उसका अमाउंट। ये तो आ गया उसका अमाउंट गुडविल का। अब ये अमाउंट उसको देगा कौन? जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स वो, और किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालनी होगी, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में दी गई है। न्यू रेशियो तो है 3:2 और ओल्ड रेशियो थी उनकी 4:1। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो उनकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो पी का गेन है 3/5 माइनस 4/8 किया तो पी का गेन आ गया 4/40, और आर का गेन आ गया 2/5 माइनस 1/8 11/40। तो इनकी गेनिंग रेशियो है 4:11। अब ये जो 45,000 हमने गुडविल का शेयर निकाला था क्यू का, उसको पी और आर देंगे 4:11 में।
तो एंट्री बन जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,000 टू क्यूज कैपिटल 45,000। तो इस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने पहले दो एडजस्टमेंट्स करने सीख लिए। पहला तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया, और दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन। ये भी हमने रिटायरमेंट के टाइम पे करा था, वैसे ही सेम डेथ के टाइम पे भी होता है। इसमें क्या होता है, सारे असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, उनको उनकी करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे लाया जाता है, ताकि जो भी प्रॉफिट और लॉस हो इस रीवैल्यूएशन की वजह से वो डिसीज पार्टनर के साथ शेयर किया जा सके। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो भी उनको मार्केट वैल्यू पे लाने के लिए लॉस या प्रॉफिट आएगा, ये डिसीज पार्टनर का भी उसमें हिस्सा है। तो देखो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उस टाइम पे असेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर अपनी बुक वैल्यू पे होते हैं, ठीक है। तो उन्हें मार्केट वैल्यू पे लाना या करंट वैल्यू पे लाना जरूरी है, ताकि जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है असेट्स और लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे लाने के लिए, उसमें से डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिल सके। तो समझ आया आपको कि असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू क्यों किया जाता है। अब ये रीवैल्यूएशन करते कैसे हैं, इसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी हमें प्रॉफिट आएंगे असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, और जो भी लॉस होगा वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स को हम लिखेंगे, फिर लास्ट में टोटल करेंगे। अगर तो क्रेडिट साइड यानी कि प्रॉफिट वाली साइड का टोटल ज्यादा आया तो ये प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन पे, और अगर लॉस वाली साइड का टोटल ज्यादा आता है तो ये लॉस है रीवैल्यूएशन पे, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब ये तो होता है जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज करके उन्हें रिवाइज्ड वैल्यू पे लिखेंगे फ्यूचर में बैलेंस शीट में, तब तो हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो अपने असेट्स और लायबिलिटीज को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड ना करके जो भी उनकी पहले वैल्यू थी उसी पे रहने देना चाहते हैं, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, और ना ही ऐसे प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उस केस में हम उसका ट्रीटमेंट गुडविल की तरह करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें सीधा हम असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उनको प्लस माइनस करके पता लगाएंगे कि टोटल प्रॉफिट है या टोटल लॉस। अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज पार्टनर है उसका हिस्सा निकालेंगे। अब ये जो हिस्सा आ गया, इसके लिए जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को पेमेंट करेंगे। अब गुडविल के केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का हिस्सा निकालते हैं, और फिर ये जो शेयर उसका आता है उसके लिए पीछे बचे हुए पार्टनर्स उसको पेमेंट करते हैं गेनिंग रेशियो में। ऐसे ही हम रीवैल्यूएशन के केस में करेंगे। अगर पार्टनर्स ये कहते हैं कि वो अपने असेट्स और लायबिलिटीज को अपनी पुरानी वाली वैल्यू पे ही रखेंगे, तो उस केस में हम असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसमें सबसे पहले तो डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे, और ये डिसीज पार्टनर का शेयर फिर जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उसको देंगे अपनी गेनिंग रेशियो में, और एंट्री भी सेम उसी की तरह होगी गुडविल की तरह। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सीता, रीता और गीता पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 4:3:1 में, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा, जो भी प्रॉफिट हमने पिछले 3 साल में डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा उसका 50% ही उसके गुडविल का शेयर होगा, ठीक है। तो अब सीता की डेथ हो जाती है 31 मई 2024 को, और फर्म के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं पिछले 5 साल के, जबकि हमें तो सिर्फ इन 3 साल के प्रॉफिट की जरूरत है, ठीक है। अब सीता की डेथ के दिन असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया गया,
और बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी 80,000 से। ठीक है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन की, वो भी बिल्डिंग की अंडर वैल्यूड 80,000, यानी कि ये प्रॉफिट है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी, हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी है, असेट की वैल्यू बढ़ना यानी कि प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, तो ये रीवैल्यूएशन पे एक प्रॉफिट आ गया 80,000 का। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज इन वैल्यू है ये रिकॉर्ड भी करनी है, यानी कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब रीता और गीता डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे इक्वली, और हमें कैलकुलेट करना है सीता का शेयर गुडविल का, और जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए और साथ में रीवैल्यूएशन के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम सीता का गुडविल का शेयर, और उसके लिए हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट की जरूरत होगी, और ये हमें फर्म का प्रॉफिट दिया गया है। तो पहले तो इसमें से हमें सीता का प्रॉफिट निकालना होगा। तो सारे प्रॉफिट्स को टोटल किया तो अमाउंट आ गया 2,32,000, ये है फर्म का प्रॉफिट। अब इसमें से सीता का शेयर निकालेंगे तो 2,32,000 को सीता के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 4/8, तो सीता का शेयर आ गया प्रॉफिट में 1,16,000। अब 1,16,000 रुपए पिछले 3 सालों में क्रेडिट हुए हैं उसके अकाउंट में, तो इसका 50% है शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,16,000 इंटू 50% आ गया 58,000 सीता का शेयर गुडविल का। ठीक है, तो ये तो आ गया गुडविल का शेयर। अब रीवैल्यूएशन की बात, रीवैल्यूएशन हुआ है बिल्डिंग का सिर्फ, और 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, और इस 80,000 के प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना होगा सभी पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 4:3:1। तो 80,000 ही प्रॉफिट है, 80,000 को डिवाइड किया 4:3:1 में, तो सीता को मिला 40,000, रीता को मिला 30,000 और गीता को मिला 10,000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट है, अब ये जो हमने शेयर निकाला है गुडविल का, ये कौन देगा सीता को? पीछे बचे हुए पार्टनर्स, और गेनिंग रेशियो में देंगे। तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी होगी, और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो भी हमें दी गई है 1:1, और ओल्ड रेशियो भी हमें दी ही गई है 3:1। तो गेन निकालेंगे रीता का, नया शेयर है उसका 1/2 माइनस ओल्ड शेयर था 3/8, तो रीता का गेन आ गया 1/8। ऐसे ही गीता का गेन भी निकल जाएगा, न्यू शेयर है 1/2 माइनस ओल्ड 1/8, तो गीता का गेन आ गया 3/8, तो उनका गेनिंग रेशियो हो गया 1:3। अब इनकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन के लिए एंट्री करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बिल्डिंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और ये रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होना रीवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्योंकि रीवैल्यूएशन की एक ही एडजस्टमेंट है, तो अब ये जो प्रॉफिट आया है 80,000 का, इसको हमें ट्रांसफर करना होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल, टू रीतास कैपिटल और टू गीतास कैपिटल अकाउंट, और इस 80,000 को हम डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से, रीता का 30,000 से, और गीता का हो जाएगा 10,000 से। तो ये तो हो गई रीवैल्यूएशन की एंट्रीज। अब इसमें हमने रीवैल्यूएशन की भी एंट्री कर दी, और जो भी प्रॉफिट हुआ था रीवैल्यूएशन का वो भी ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब करेंगे हम गुडविल के लिए एंट्री। अब गुडविल का शेयर कितना आया था डिसीज्ड पार्टनर का? सीता का शेयर आया था 58,000। ये 58,000 उसे पीछे बचे हुए पार्टनर्स देंगे, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, जो कि है 1:3। तो एंट्री बन जाएगी रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट 58,000, और ये 58,000 को रीता और गीता डिवाइड करेंगे 1:3 में। तो रीता का कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा 14,500 से, और गीता का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 43,500 से। ठीक है, इस तरह से हम गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर देंगे। अब ये तो हो गई सारी जर्नल एंट्रीज। अब ये जो हमने रीवैल्यूएशन के लिए एंट्रीज करी थी, ये उस केस में करी थी जब पार्टनर्स असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब। लेकिन अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे ना रिकॉर्ड करके उन्हें उनकी पहले वाली वैल्यू पे ही रखना चाहते हैं, तो उस केस में ये एंट्रीज पास नहीं होगी, ना ही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा।
उस केस में जैसे हमने ये गुडविल का एडजस्टमेंट किया है उसी तरह से रीवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा 80,000 का, पहले तो इस 80,000 की कोई एंट्री पास ही नहीं होगी। इस 80,000 के प्रॉफिट में से सबसे पहले हम हिस्सा निकालेंगे डिसीज्ड पार्टनर का, यानी कि सीता का। और सीता का प्रॉफिट शेयर कितना है? 4/8 है सीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 80,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/8 से, तो सीता का शेयर आ गया रीवैल्यूएशन का। अब ये जो सीता का शेयर आया है रीवैल्यूएशन का, सिर्फ और सिर्फ इसी का पेमेंट करेंगे पीछे बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री बन जाएगी रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट। और सीता के कैपिटल अकाउंट के आगे आ जाएगा जो भी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा वो, और रीता और गीता के कैपिटल अकाउंट के आगे आएगा जो ये हिस्सा आया है उसको वो डिवाइड करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। तो समझ आया आपको कि असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? ये सेम हमने रिटायरमेंट के टाइम पे भी देखा था। तो सारे जितने भी एडजस्टमेंट्स हम डेथ के केस में करते हैं वो सेम होते हैं डिटो रिटायरमेंट वाले। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट, अब फर्म पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? फर्म में से ये दोनों ही पार्टनर बाहर जा रहे हैं, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स भी सेम ही होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड और प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड। जितने भी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस बैलेंस शीट के अंदर पड़े हैं उन्हें भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सभी पार्टनर्स में डेथ के टाइम पे, क्योंकि उन रिजर्व्स में डिसीज्ड पार्टनर का भी हिस्सा है। ठीक है, अब जो भी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लाइबिलिटी साइड में पड़े हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में है तो इनका क्रेडिट बैलेंस होगा और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्हें करना होगा हमें डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसे ही जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस असेट्स असेट साइड में पड़े हैं बैलेंस शीट में, उनको कैसे राइट ऑफ करेंगे? क्योंकि ये असेट साइड में है, इनका डेबिट बैलेंस है, इनको राइट ऑफ करने के लिए इन्हें हमें करना होगा क्रेडिट। तो इनके लिए हम एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट्स टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया जब पार्टनर्स वो डिसाइड करते हैं कि वो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को अपनी बैलेंस शीट से हटा देंगे राइट ऑफ के साथ साथ। लेकिन अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर रखना चाहते हैं तो उस केस में भी सेम जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं वैसे ही हम करेंगे। जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस है इन सबको प्लस माइनस करके जो भी शेयर आया, अगर तो प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट में से हम पहले तो हिस्सा निकालेंगे डिसीज पार्टनर का, और जो भी डिसीज पार्टनर का हिस्सा होगा वो उसे जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं वो देंगे गेनिंग रेशियो में। और जर्नल एंट्री भी सेम वैसे ही बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। आज की क्लास में हमने कौन से एडजस्टमेंट्स कर लिए? पहले 4 एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया, असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लिया, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड गेन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब अगली क्लास में हम डिसीज पार्टनर का हिस्सा निकालना सीखेंगे प्रॉफिट्स और लॉस में, यानी कि जो भी प्रॉफिट और लॉस फर्म को हुआ है साल की स्टार्टिंग से लेकर डेथ की डेट तक, उसमें से डिसीज पार्टनर का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।